हाँ जी। इंस्पायर आरएस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। कल अपन ने करंट अफेयर्स या समसामयिकी की जो सीरीज शुरू की है उसकी आज दूसरी क्लास है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो चीज़ें कल अपन ने डिस्कस की थी आपने उसके नोट्स बनाए होंगे। कई जने मुझे क्लास के बाद नीचे ऑफिस में मिले भी थे कि सर ये सेशन क्या रेगुलर चलेगा, ऐसा तो नहीं है कि हम नोट्स बनाना शुरू करें फिर सेशन बंद हो जाए। ऐसा कुछ नहीं है, क्लास से आगे पीछे हो सकती है, बाकी ये सेशन जो है रेगुलर चलेगा। आप आराम से इसके नोट्स बनाएं और चीज़ों को अच्छे से याद करते हुए चले। अब अपन वापस क्लास पे आते हैं। कल जैसे ही चीज़ें शुरू की थी करंट अफेयर्स वाली, तो मैंने आपको बताया था कि जब भी अपन करंट शुरू करेंगे सबसे पहले जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो होगा पॉलिटी और गवर्नेंस का। और पॉलिटी और गवर्नेंस के कुछ टॉपिक अपन ने कल डिस्कस कर लिए थे, जिसमें अपन ने पढ़ा था कि भाई राजनीति का अपराधीकरण है, जो न्यायिक लंबितता है, एक अपन ने वो मेडिकल कमीशन वाली बात पढ़ी थी। कल अपन ने ऐसी 3-4 चीज़ें पढ़ी थी। अब आगे पॉलिटी और गवर्नेंस में कोई 1-2 चीज़ें और बाकी है, उनको आज देख लेते हैं। फिर उसके बाद अपन शुरू करेंगे आईआर या इंटरनेशनल रिलेशन। तो सबसे पहले जैसा कि पीपीटी पर लिखा हुआ है, विशाखापट्टनम घोषणा पत्र। विशाखापट्टनम घोषणा पत्र या जिसे अपन विशाखापट्टनम डिक्लेरेशन भी कह सकते हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता ही होगा कि विशाखापट्टनम जो है वो भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है और एक ई गवर्नेंस का 28वां सम्मेलन हुआ था और उस 28वें सम्मेलन के दौरान ही विशाखापट्टनम डिक्लेरेशन भारत सरकार द्वारा किया गया है। अब ई गवर्नेंस क्या होता है, सबसे पहले तो आपको थोड़ा सा इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। देखो, ई गवर्नेंस को आसान भाषा में अपन ये कह सकते हैं कि जो सारी चीजें इंटरनेट के माध्यम से हो रही है, नेट के माध्यम से हो रही है, उनको अपन बोलचाल की भाषा में ई गवर्नेंस कह सकते हैं। जैसे आपका आधार कार्ड बनाना हो, वोटिंग कार्ड बनाना हो, ड्राइविंग लाइसेंस बनाना हो, या आप अपने फ़ोन में अगर इनमें कुछ छोटा मोटा संशोधन करना है तो आप अपने फ़ोन से कर सकते हो। तो वो सारी चीज़ें जो फ़ोन से की जा सकती हैं, नेट के माध्यम से की जा सकती हैं, उनको अपन है वो ई गवर्नेंस कह सकते हैं। तो एक बार वोट की तरफ देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि 28वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन में है इस विशाखापट्टनम डिक्लेरेशन को अपनाया। तो सबसे पहले तो प्री के हिसाब से ये फैक्ट याद रखना है कि कौन से ई गवर्नेंस सम्मेलन के दौरान विशाखापट्टनम डिक्लेरेशन को अपनाया गया, तो 28वें सम्मेलन के दौरान। अब सीधी सी बात है, 28वें के दौरान अपनाया गया तो कभी सवाल आ जाए कि भाई 28वां ई गवर्नेंस सम्मेलन हुआ कहाँ था, तो हुआ था विशाखापट्टनम में। और विशाखापट्टनम कौन से राज्य में है, तो आंध्र प्रदेश राज्य में। इससे पहले वाला जो डिक्लेरेशन जो हुआ था 27वां, वो हुआ था बॉम्बे में या मुंबई में। उसके आगे क्या लिखा हुआ है, इस विशाखापट्टनम डिक्लेरेशन का जो मेन मोटिव है वो ये है कि भाई जो प्रशासन है, जो सरकार चलाने वाले जो लोग है, एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको टेक्नोलॉजी या ई गवर्नेंस के माध्यम से चलाना। अब जैसे कई प्रशासनिक अधिकारी है वो पहले के लगे हुए हैं, पुराने ढर्रे के लगे हुए हैं, तो उनको नई चीज़ें, वो ज़्यादा नई चीज़ों को है वो हैबिचुअल नहीं हो पाते कि भाई नई चीज़ें कैसे काम करती है। तो सारी चीज़ों को ई गवर्नेंस के माध्यम से जोड़ना, टेक्नोलॉजी से जोड़ना, ताकि उन सबको सही ढंग से सुचारू रूप से संचालित किया जा सके, हर काम को है वो अच्छे तरीके से मैनेज किया जा सके। तो उसके बारे में लिखा हुआ है, इसमें सरकारी तंत्रों द्वारा मिलकर कार्य करने की मांग की गई है ताकि सार्वजनिक सेवाओं को डिजिटल कौशल के साथ मजबूत किया जा सके। और ये जो सम्मेलन था, इसकी जो थीम थी वो है विकसित भारत, सिविल सेवा और डिजिटल परिवर्तन। कि भाई भारत को अगर विकसित बनाना है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपन को है वो डिजिटलाइजेशन करना पड़ेगा, डिजिटल चीज़ों की ओर है वो अपन को रुख करना पड़ेगा। तो इस थीम को आप याद रखना। 28वां ई गवर्नेंस सम्मेलन याद रखना, हुआ कहाँ था, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, वो थोड़ा सा याद रखना। और ये उसके आगे है वो फोटो लग रखी है जिसमें आप ये देख सकते हो 28वां नेशनल कॉन्फ्रेंस ई गवर्नेंस लिखा हुआ है, हो सकता है आपको नहीं दिख रहा हो। और ये जो थीम लिखी हुई है विकसित भारत, सिविल सर्विस एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, तो वही चीज़ थी। ये कभी प्री में पूछा जा सकता है, या ये पूछा जा सकता है कि भाई विशाखापट्टनम डिक्लेरेशन जो है इसका संबंध किस चीज़ से है। तो आपको ये डिजिटल वाली चीज़ याद रहनी चाहिए कि भाई इसका जो मेन मोटिव है वो है कि भाई डिजिटल क्रांति लाना। अगला वो इसी में लिखा हुआ है कि इसमें समावेशी नागरिक केंद्रित और पारदर्शी शासन को बढ़ावा देना, जिसमें न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन पर बल दिया जाए। कि सरकार का जो इंटरफेरेंस है वो तो कम से कम हो और अधिकतम है वो शासन काम करने पर बल दिया जाए। तो ये चीज आप अपने मेंस आंसर राइटिंग के दौरान कभी इसको इस्तेमाल कर सकते हो। देखो कितनी अच्छी लाइन लिखी हुई है, न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन पर बल दिया गया है। अगली लाइन लिखी हुई है कि इसमें टेक्नोलॉजी के माध्यम से प्रौद्योगिकी आधारित एआई, ब्लॉकचेन, जीआईएस, आईआईओटी, डेटा एनालिटिक्स को अपनाकर बहुभाषी वास्तविक समय आधारित विशिष्ट नागरिक सेवाएं प्रदान करना, जिसमें नैतिकता और पारदर्शिता अपनाने पर है वो
बल दिया गया हो। मतलब मोटा मोटा यही कहना चाह रहा है कि भाई जितने भी प्रशासन लोग चला रहे हैं उनको सारी टेक्नोलॉजी के बारे में है वो जानकारी होनी चाहिए। जब भी आप आगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ोगे तो ये जो एआई है, ब्लॉकचेन टेक्निक है, आईओटी है, जीआई है, इन सारी चीज़ों की आपको बेसिक जानकारी हो जाएगी। अभी आप सिर्फ इतना ही याद रखो कि मोटा मोटा जो प्रशासन जो लोग चला रहे हैं उनको सारी डिजिटल चीज़ों की क्या होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। और प्री के हिसाब से जो फैक्ट काम के थे वो मैंने आपको बता ही दिया। 28वां ई गवर्नेंस सम्मेलन हुआ कहाँ, विशाखापट्टनम में। 27वां बॉम्बे में हुआ था। उसकी जो थीम थी वो अपन ने देख ली। और एक ये सबसे काम की बात है अल्बानिया एक देश है, अल्बानिया ने क्या किया है, अल्बानिया में दुनिया का पहला एआई मंत्री नियुक्त किया है। एआई का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला मंत्री, कोई वास्तविक व्यक्ति नहीं है, एक तरह से रोबोट है वो। तो दुनिया का पहला जो देश है अल्बानिया, उसने एआई मंत्री नियुक्त किया है और उसका जो नाम दिया गया है वो दिया गया है डायला। क्या नाम है, डायला। तो देश का नाम याद रखना है, देश कौन सा है, अल्बानिया। एआई मंत्री नियुक्त किया है और उस जो एआई वाला जो मंत्री नियुक्त किया है वो कोई व्यक्ति तो है नहीं, अगर व्यक्ति होता तो उसका नाम होता, तो वो व्यक्ति ना है, वो एआई वाला है, तो उसका नाम है वो क्या दिया गया है, डायला। और देश कौन सा है, अल्बानिया। इतनी चीजें अपने इसमें काम की थी। अब अपन थोड़ा आगे चलते हैं। अगला पॉलिटी और गवर्नेंस में जो काम की जो चीज है वो है आप्रवास और विदेशी विषयक उन्मुक्ति आदेश 2025। अब ये आप्रवास और विदेशी विषयक उन्मुक्ति आदेश क्या होता है उसके बारे में देखो, एक थोड़ी फोटो भी लगा रखी है। जब संसद में ये बिल आया था उस समय की फोटो, लिखा हुआ है कि द इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025। मतलब ऐसे कुछ लोग जो भारत में आकर के अगर रहते हैं तो उनको पासपोर्ट या वीजा की आवश्यकता नहीं होती, उसको लेकर के ही ये बिल लाया गया है। और उसके बारे में वो बड़ी बड़ी चीजें लिख रखी है। तो आपके कभी प्री वाले स्टेटमेंट में ये सवाल आ सकता है कि निम्न में से किसको पासपोर्ट या वीजा की आवश्यकता नहीं होती, आप इनके बारे में बताओ। तो अगर ये पढ़ रखा होगा तो आपकी चीजें है वो क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले तो आपको पासपोर्ट और वीजा में थोड़ा सा अंतर पता होना चाहिए। देखो, पासपोर्ट और वीजा दोनों अलग अलग चीजें हैं। पासपोर्ट तो आपकी आइडेंटिटी है कि आप जिस देश में रह रहे हो वो देश जो जारी करता है, जो इश्यू करता है, उसको कहते हैं पासपोर्ट। जैसे अपन भारत में रह रहे तो भारत सरकार जो अपन को जारी करेगी वो क्या जारी करेगी, पासपोर्ट। आप कभी भी पासपोर्ट देखना, पासपोर्ट के ऊपर लिखा हुआ होगा रिपब्लिक ऑफ इंडिया, मतलब भारतीय गणराज्य। वो आपकी खुद की आइडेंटिटी को बताता है। और वीजा क्या होता है, वीजा आपको जिस देश में जाना है वो देश इश्यू करता है। कि भाई जैसे मान लो आप अमेरिका में जाना है तो अमेरिका की जो सरकार है वो वीजा जारी करेगी। आप वहां कितने दिन रुकोगे, किस पर्पज से आ रहे हो, वो सारी चीजें है वो लिखी जाती है। वो किस में लिखी जाती है, वीजा में लिखी जाती है। तो इन दोनों चीजों को थोड़ा अलग अलग ध्यान रखना। पासपोर्ट तो मतलब जिस देश में अपन रह रहे हैं वहां की गवर्नमेंट इश्यू करेगी, और वीजा अपन को जिस देश में जाना है, कितने दिन अपन रुकेंगे वहां जाकर के, वहां अपना मेन पर्पज क्या है, वहां की जो गवर्नमेंट इश्यू करेगी वो होता है वीजा। अब अपन थोड़ा इस पे चलते हैं। सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि ये बिल जो है वो किस मंत्रालय ने लाया था, तो वो लाया था होम अफेयर्स, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने। सबसे काम की चीज है, कभी आपको स्टेटमेंट में कंफ्यूज कर दिया जा सकता है कि होम मिनिस्ट्री ने ही ये इमिग्रेशन वाला जो बिल है वो लाया था। दूसरा लिख रखा है हेडिंग के रूप में कि पासपोर्ट और वीजा से उन्मुक्ति, मतलब पासपोर्ट और वीजा से जो छूट है वो किन को प्रदान की गई है। तो किन किन को प्रदान की गई है। सबसे पहला पॉइंट लिख रखा है कि ड्यूटी पर तैनात भारतीय सशस्त्र बल को, मतलब ऐसे आर्म्ड फोर्स में काम करने वाले सैनिक जो वर्तमान में ड्यूटी पर लगे हुए हैं। दूसरा लिख रखा है कि निर्धारित सीमाओं पर भारतीय, नेपाली और भूटानी नागरिक को, मतलब जो सीमाओं पर जो रह रहे हैं, किन देशों के नागरिक, भारत, नेपाल और भूटान के नागरिकों को है वो वीजा और पासपोर्ट लेने से छूट प्रदान की गई है। अगला लिख रखा है वैध पंजीकरण और विशेष परमिट धारक तिब्बतियों को, मतलब कुछ जो तिब्बती धारक है उनको भी इस चीज से छूट प्रदान की गई है। अगला लिख रखा है अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से 31 दिसंबर 2024 तक भारत में आए अल्पसंख्यकों को। कौन से दो देश है, सबसे पहले तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, मतलब पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, इनके जो कुछ धार्मिक रूप से प्रताड़ित लोग हैं वो भी अगर 31 दिसंबर 2024 से पहले तक भारत में आ गए हैं और उनके पास कोई भी पासपोर्ट और वीजा नहीं है तो वो भारत में रह सकते हैं। लेकिन इस चीज में आपको ध्यान रखना है कि इसमें मुस्लिम शामिल नहीं है। इसमें जो अल्पसंख्यक है उसमें 6 धर्म वाले लोग शामिल हैं। उसमें सबसे पहले है हिंदू, हिंदू के बाद है सिख, सिख के बाद है ईसाई, ईसाई के बाद है पारसी, पारसी के बाद है जैन, और जैन के बाद है क्रिश्चियन। तो ये 6 धर्म वाले लोग इसमें शामिल हैं।
और इसमें मुस्लिम शामिल नहीं है। तो कभी भी आपको स्टेटमेंट में आ जाए कि भाई 31 दिसंबर 2024 तक इस कम्युनिटी के लोग हैं वो भारत में आ गए हैं और उनको पासपोर्ट और वीज़ा जरूरी नहीं है, तो ध्यान रखना है उसमें मुस्लिम कम्युनिटी नहीं है, क्योंकि मुस्लिम तो जो ऑलरेडी पाकिस्तान अफगानिस्तान में जो रह रहे हैं वो धार्मिक रूप से वहाँ प्रताड़ित नहीं है। ये बाकी वाले जो धार्मिक समुदाय है वो वहाँ धार्मिक रूप से प्रताड़ित है। तो इनको भारत सरकार ने क्या रखा है कि भाई आप है वो अगर 31 दिसंबर 2024 से पहले तक भारत में आ गए हो तो आप आराम से यहाँ रह सकते हो। अगला लिख रखा है पंजीकृत श्रीलंका तमिल नागरिक जिन्होंने 9 जनवरी 2015 तक भारत में है वो शरण ले ली है। मतलब कुछ श्रीलंका में रहने वाले तमिल नागरिक है वो भी अगर ये जो डेट लिख रखी है 9 जनवरी 2015 से पहले तक अगर भारत में आ गए हैं तो वो भी भारत में रह सकते हैं। इन चीज़ों को आप एक बार देख लेना ताकि कभी स्टेटमेंट में सवाल आए तो वो आपके गलत नहीं हो। और जहाँ आपको कन्फ्यूज किया जा सकता था उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अगला लिख रखा है कि इसके अलावा और किन किन लोगों को वीजा से वो उन्मुक्ति प्रदान की गई है। तो सबसे पहले लिख रखा है कि भाई आधिकारिक पासपोर्ट धारक विदेशी, मतलब कोई फॉरेनर है जिसके पास आधिकारिक पासपोर्ट है, जहाँ समझौते के तहत छूट दी गई है, जहाँ कोई एग्रीमेंट किया है अपन ने और एग्रीमेंट के तहत अगर छूट प्रदान की है तो उसको भी है वो वीजा की आवश्यकता नहीं है। दूसरा लिख रखा है वीजा ऑन अराइवल के लिए पात्र विदेशियों को, वीजा ऑन अराइवल पर कोई फॉरेनर अगर आया है तो उसको भी छूट प्रदान की है। अगला लिख रखा है कि नौसेना के युद्ध पोत पर आने वाले कुछ विदेशी सैन्य कर्मियों को, अपने जो नौसेना के युद्धाभ्यास वगैरह होते हैं या नौसेना का कोई कार्मिक है तो वो भी अगर उसके लिए यहाँ आ रहा है, नौसेना मतलब जो पानी में जो जहाजें चलती है वो भी अगर अपने इंडिया में आ रहे हैं तो उनको भी है वो पासपोर्ट या वीजा से छूट प्रदान की गई है। तो ये बात थी कि किन किन को पासपोर्ट या वीजा लेने की जरूरत नहीं है और पासपोर्ट या वीजा के बिना भी है वो भारत में आकर के रह सकते हैं। तो अपन ने देखा आर्म्ड फोर्स में काम करने वाले कुछ नेपाल और भूटान के लोग कुछ सीमा पर रहने वाले लोग, कुछ अपन ने जो अल्पसंख्यक रूप से प्रताड़ित जो 6 कम्युनिटी थी वो लोग, लेकिन उसमें मुस्लिम शामिल नहीं थे। तो ये अपन ने बात की इमिग्रेशन वाले बिल की। अब अपन थोड़ा चलते हैं आगे। अब तक जो बात हो गई वो बात हो गई थी पॉलिटी और गवर्नेंस की। अब अपना जो आगे जो टॉपिक है वो है आईआर का। आईआर का मतलब होता है अंतर्राष्ट्रीय संबंध, या जिसे इंग्लिश में कहते हैं इंटरनेशनल रिलेशन। इंटरनेशनल रिलेशन वाला जो टॉपिक है ये ऑब्जेक्टिव एग्जाम के साथ साथ अपने आरएस मेंस में पॉलिटी के साथ ही ऐड किया हुआ है और लगभग हर बार मेंस में 10 मार्क्स का सवाल इस टॉपिक से आता ही आता है। तो आप इसको थोड़ा अच्छे से देखना, समझना और प्रयास करना कि आपके जो भी मेंस वाले जो सवाल है वो आपको कहीं से सवाल मिले तो आप उनको लिखने का प्रयास करना। तो आईआर वाले या इंटरनेशनल रिलेशन में जो पहला जो टॉपिक दे रखा है वो दे रखा है संघीय सहयोग संगठन का। अब संघीय सहयोग संगठन क्या है? संघीय सहयोग संगठन जो है जिसमें मेनली वर्तमान में 10 देश है और संघीय सहयोग संगठन की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 2001 में। 2001 में इसकी स्थापना की गई थी और संघीय सहयोग संगठन में जो देश आते हैं जैसे भारत है, चाइना है, इसमें जो मेन सबसे पावरफुल जो 2 कंट्री है वो 2 ही है, एक है भारत और एक चाइना। तो इसमें आने वाले जो 10 देश है उनका मेन मोटिव ये है कि अपन आपस में घुल मिल करके रहे, अपने जीडीपी को मजबूत करे, शांति सुरक्षा बनाए रखे, आतंकवादियों को है वो ज्यादा से ज्यादा प्रताड़ित करे, उनको उत्पन्न नहीं होने दे, वो इसमें है वो मेन ये अपना काम करते हैं। और इस संघीय सहयोग संगठन की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 2001 में। हाल ही में 2025 में इसका एक सम्मेलन हुआ है और उस सम्मेलन का जो आयोजन किया गया है वो किया गया है चीन का एक शहर है तियानजिन करके। कहाँ पर किया गया है? चीन के तियानजिन शहर में। तो आप इसका थोड़ा ध्यान रखना कि 2025 में संघीय सहयोग संगठन या इसकी जो शॉर्ट फॉर्म है उसको एससीओ भी कहते हैं, इसका जो आयोजन है वो कहाँ पर किया गया है? तो किया गया है चीन के तियानजिन शहर में। और इसी सम्मेलन के दौरान अगला जो सम्मेलन होगा 2026 में उसके लिए भी कह दिया है कि भाई जो अपन अगली साल जो सम्मेलन करेंगे वो करेंगे किर्गिज गणराज्य में। इस बार वाला कहाँ हुआ है? चाइना का एक सिटी है तियानजिन, उसमें हुआ है। और 2026 वाला जो अपन करेंगे वो करेंगे किर्गिज गणराज्य में। अगला इस सम्मेलन में क्या किया हुआ उसके बारे में थोड़ा सा लिख रखा है कि लाओस को एक भागीदारी देश के रूप में शामिल किया गया है। एक देश है लाओस, उसको पार्टनरशिप वाले देश के रूप में है वो शामिल किया गया है। और इसके साथ ही इसमें जो टोटल देशों की जो संख्या हो गई है वो हो गई है 27 देश, जिसमें 10 तो इसके परमानेंट कंट्री इसमें शामिल है और 17 इसमें भागीदार देश है। परमानेंट कंट्री कितने हैं? 10 और भागीदार देश है वो कितने हैं? 17। तो इस प्रकार टोटल जो देशों की संख्या है वो है 27। अगला अपने इसमें भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी भी गए थे, श्रीमान नरेंद्र मोदी, और उन्होंने वहां जाकर के 3 शब्दों का इस्तेमाल किया। तो वो कभी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। उनको कहा कि साहब आप बोलो, तो उन्होंने कहा सुरक्षा, कनेक्टिविटी और अवसर।
कि भाई संघाई सहयोग संगठन में जो ये 27 देश आते हैं, इन सबकी सिक्योरिटी होनी चाहिए, सबकी सुरक्षा होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि भाई कोई भी बाहर का आकर के धमका के जा रहा है। तो सबसे पहला जो उन्होंने बात की वो किसकी की? सुरक्षा की। दूसरी उन्होंने बात की कनेक्टिविटी की। कनेक्टिविटी का मतलब कि भाई एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए कनेक्टिविटी हो। ऐसा नहीं कि कोई देश कह रहा है कि भाई आपकी जो एरोप्लेन है वो हमारे यहाँ पर उतर ही नहीं सकती, तो ऐसे उन्होंने कनेक्टिविटी की बात की। तीसरी उन्होंने बात की अपॉर्चुनिटी की या अवसर की, कि भाई सभी को है वो समान रूप से व्यापार के अवसर मिले। उनके मेनली कहने का मकसद ये था कि भाई ऐसे नहीं कि भाई चाइना है वो अच्छी चीज़ें बना रहा है, सस्ती चीज़ें बना रहा है, तो सारी जगह उसकी चीज़ें है वो बेची जाए, और चाइना है वो किसी दूसरे देश की चीज़ें खरीदे ही नहीं। तो कम से कम चाइना को भी कुछ चीज़ें खरीदनी चाहिए, ज़्यादा चीज़ें बेचनी चाहिए, तो सबको समान रूप से वो व्यापार वगैरह के है वो क्या मिले? अवसर मिले। तो उन्होंने भारतीय प्रधानमंत्री ने 3 बातों पर मेनली फोकस किया था, सुरक्षा, कनेक्टिविटी और अवसर या अपॉर्चुनिटी पर। अब अपन चलते हैं थोड़ा आगे। ये देखो संघाई सहयोग संगठन 25वें नंबर का था, हुआ कहाँ है? चीन के तियानजिन में। 26वां कहाँ होगा? किर्गिज गणराज्य में होगा। संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, कहा था मैंने आपको, इसको एससीओ भी कहते हैं। एससीओ क्यों कहते हैं? एस का मतलब संघाई, सी का मतलब, एस का मतलब संघाई, सी का मतलब कॉर्पोरेशन और ओ का मतलब ऑर्गेनाइजेशन। और ये जितने भी देश है उनके झंडे लगे हुए हैं। ये अपने मोदी जी है, ये तिरंगा है, और ये चाइना की भाषा में लिखा हुआ है संघाई सहयोग संगठन। देख लिया आपने। अब अपन चलते हैं थोड़ा आगे कि संघाई सहयोग संगठन में, थोड़ा पानी पी लेते। अगला लिख रखा है कि भाई संघाई सहयोग, ये संघाई शिखर सम्मेलन के है वो प्रमुख परिणाम क्या कह रहे हैं। ये वहां जने गए चाइना में 27 देश वाले, मोदी जी भी गए। मोदी जी ने अपने भाषण में 3 चीजें बताई कि भाई सुरक्षा होनी चाहिए, कनेक्टिविटी हो, सभी को समान रूप से अवसर मिले। उसके साथ ही इस सम्मेलन के प्रमुख परिणाम क्या कह रहे हैं। परिणाम में पहले अपन बात करते हैं सुरक्षा पर आतंकवाद रोधी। मतलब जब भी बैठक चल रही थी तो पहला तो जब बैठक को कंक्लूजन करने पे आए, डिस्कस करने पे आए, तो उन्होंने कहा कि भाई आतंकवाद को ज्यादा से ज्यादा रोकना है। तब मोदी जी ने अपने बात उठाई कि भाई आसपास के पड़ोसी देश वाले हैं वो हमारे जम्मू कश्मीर आए, पहलगाम वाले अटैक की बात की और धर्म पूछ पूछ करके लोगों को मार दिया। तो बिल्कुल बाकी वाले देशों ने कहा कि साहब ये चीज गलत है, ऐसे नहीं करना चाहिए। हालांकि अब तक क्या होता था कि चाइना जो है वो जहां भी भारत है वो पाकिस्तान के विरुद्ध कोई बात करता तो चाइना अपना रौब दिखा करके भारत को दबा देता और वो हमेशा पाकिस्तान को सपोर्ट करता। लेकिन यहाँ पर चाइना ने पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं किया और भारत की बात की है वो, भारत की बात को है वो सपोर्ट किया। हाँ साहब सही बात है, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए थी। दूसरा लिख रखा है कि तकनीकी सहयोग। तकनीकी सहयोग कैसे? आपने एक नाम सुना होगा जीपीएस, आप सबके फोन में होता है जीपीएस। इस समय अपन कहाँ पर है, अपनी एग्जैक्ट लोकेशन वगैरह बताने का जो काम करता है वो करता है जीपीएस। और ये जीपीएस वाला जो सिस्टम है ये है चाइना का। कहाँ का है? कहाँ का है? सॉरी ये जीपीएस वाला जो सिस्टम है वो कहाँ का है? चाइना का है। एक मिनट, जीपीएस वाला जो सिस्टम है वो चाइना का है। तो चाइना ने कहा कि भाई कभी अमेरिका अगर इस सिस्टम के लिए मना कर दे कि भाई आप हमारे इस जीपीएस वाले सिस्टम का उपयोग कर ही नहीं सकते, तो चाइना ने एक नया सिस्टम बनाया जिसका नाम रखा है बीडीएस, जिसे कहते हैं बहुदयी उपग्रह प्रणाली। क्या कहते हैं? बहुदयी उपग्रह प्रणाली। तो चाइना ने कहा कि भाई अगर जीपीएस के लिए अमेरिका मना कर दे तो आप हमारे इस बीडीएस वाले सिस्टम का यूज कर सकते हो। बीडीएस भी क्या करेगा? वही सेम काम, एग्जैक्ट लोकेशन बताएगा। तो जो काम जीपीएस ना कर रहा है, जीपीएस ना कर करके कौन कर देगा? बीडीएस कर देगा। तो ये इस सम्मेलन से ही संभव हो पाया है कि भाई चाइना ने कहा कि आप इस टेक्नोलॉजी का है वो यूज आराम से कर सकते हो। और वर्तमान में टेक्निकल युग है तो ऐसी चीजों के लिए किसी पर निर्भर रहना भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि पता नहीं कब किस समय किसकी स्थिति जानने के लिए भारत सरकार को जरूरत पड़ जाए। अगला लिख रखा है कि वैश्विक गवर्नेंस और व्यापार। वैश्विक गवर्नेंस और व्यापार के बारे में कहा गया कि भाई चाइना ने कहा कि भाई अपन प्रयास करेंगे कि सभी देश आपस में मिलजुल करके काम करें। एक देश से दूसरे देश में कोई सामान जा रहा है तो उस पर ज़्यादा टैक्स वगैरह नहीं लगाए, आराम से एक देश का माल दूसरे देश में आने जाने दे, और हर प्रकार की जो समस्या आ रही है व्यापार करने में उनसे अपन मिलजुल करके प्रयास करेंगे कि उन जो दिक्कतों को है वो कम किया जा सके। अगला लिख रखा है कि अन्य प्रमुख परिणाम। अन्य प्रमुख परिणाम में वही चाइना ने थोड़ी आइडियल टाइप की बातें की है कि भाई जो भी और किसी भी प्रकार की दिक्कतें आ रही है, मैं खुद आपको विश्वास दिलाता हूं कि उन सारी चीज़ों और दिक्कतों को है वो
दूर किया जाएगा। तो ऐसी आइडियल टाइप की बात की है, लेकिन सबसे काम की बात इसमें यही है कि भाई जब पहलगाम वाली बात आई तो चाइना ने वो पाकिस्तान का सपोर्ट नहीं किया और कहा कि भाई ऐसी हरकतें है वो इन फ्यूचर कभी भी नहीं होनी चाहिए। अब अपन चलते हैं थोड़ा सा आगे 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 जो दूसरा जो टॉपिक है वो है इंडिया चाइना रिलेशन के बारे में। वो पहला तो था संघाई सहयोग संगठन, और उसमें प्री के हिसाब से इतनी काम की बात है कि संघाई सहयोग संगठन का जो 25वां सम्मेलन है वो चीन के तियानजिन शहर में हुआ। 26वां जो है वो किर्गिज गणराज्य में होगा। वर्तमान में लाओस को भागीदारी देश के रूप में शामिल किया गया है। टोटल 27 देश हो गए हैं, जिसमें 10 तो है वो सदस्य देश है और 17 जो है वो पार्टनरशिप वाले देश है। फिर परिणाम के रूप में अपन ने 2-4 बातें जरूर की है, लेकिन प्री वाली स्टेटमेंट वाली बातें आप याद रखना। अगला जो टॉपिक है वो है इंडिया चाइना रिलेशन, कि भारत और चाइना के संबंध कैसे हैं। अब भारत और चाइना के संबंधों के बारे में बात करें तो अभी अपन ने जस्ट थोड़ा ही पहले पढ़ा है कि संघाई सहयोग संगठन के दौरान मोदी जी है वो चाइना गए थे, क्योंकि वो वही हुआ था तियानजिन में, तो वहां गए थे। तो 2018 के बाद पहली बार मोदी जी है वो चाइना गए। 18 से 25 के बीच में वो कभी गए नहीं। तो जब 25 में गए, थोड़े संबंध सुधरने लगे, तो कहा कि भाई चाइना के साथ और थोड़ी डील की जाए, बातचीत की जाए। तो उसी के बारे में लिखा हुआ है कि चीन के तियानजिन में आयोजित एससीओ वही संघाई सहयोग संगठन के दौरान भारत के प्रधानमंत्री और चीन के राष्ट्रपति ने है वो अलग से मुलाकात की। वहां उस बैठक में तो मिले ही मिले, उसके अलावा है वो थोड़ी अलग से बातचीत की। उसके आगे लिख रखा है कि 2018 के बाद भारतीय प्रधानमंत्री की पहली चीन यात्रा थी। 18 के बाद है वो भारत के जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र भाई मोदी, वो पहली बार चाइना गए थे। अगला लिख रखा है कि प्रधानमंत्री की चीन यात्रा से भारत और चीन के बीच पुनः एक नई भागीदारी का संकेत मिलता है कि भाई एक देश का प्रधानमंत्री दूसरे देश का राष्ट्रपति मिल रहे हैं, तो इन फ्यूचर कुछ अच्छा हो सकता है। अगला लिख रखा है दोनों देशों के बीच विशेष प्रतिनिधि की 24वें दौर की वार्ता का भी आयोजन किया गया। एक 24वें दौर की वार्ता का भी आयोजन किया गया है। उस वार्ता में क्या क्या है वो अपन थोड़ा आगे देख लेंगे, लेकिन आप ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि मोदी जी गए। अब लिख रखा है कि भारत और चीन संबंधों के समक्ष चुनौतियां क्या है। हाँ, मोदी जी 18 के बाद गए नहीं, तो क्यों नहीं गए, उसके कौन कौन से कारण हो सकते हैं। अब मोदी जी गए तो फ्यूचर में क्या क्या अच्छी चीजें हो सकती है। अब मोदी जी वो तो संघाई सहयोग संगठन में गए हुए थे, तो कि भाई चीन के राष्ट्रपति से मिलते हुए आ जाते हैं। अब वो बीच में क्यों नहीं गए, या चाइना के साथ जो अपने जो विवाद है, जो डिस्प्यूट है, उसके कौन कौन से कारण है, तो उसके थोड़े 4-5 पॉइंट लिख रखे। पहला लिख रखा है सीमा विवाद। आपने अक्सर सुना ही होगा कि भारत के पाकिस्तान और चाइना के साथ है वो सीमा विवाद को लेकर के बातचीत चलती रहती है, विवाद चलता ही रहता है। चाइना के साथ बात करें तो चाइना के साथ विवाद है वो 2-3 चीजों को लेकर के चलता है। एक तो अक्साई चीन नामक एक जगह है। अक्साई चीन नामक जो जगह है उसे भारत तो अपने लद्दाख का हिस्सा बताता है कि जो ये अक्साई चीन वाली जो जगह है ये हमारी है, और चीन का एक प्रांत है, एक राज्य है जिसका नाम है शिनजियांग, तो चाइना कहता है कि भाई ये हमारे उस प्रांत की जमीन है। तो उसको लेकर के दोनों जने आपस में बार बार लड़ते रहते हैं। चाइना और भारत के बीच वाली जो रेखा है LAC, उसको लेकर के विवाद होते रहते हैं। तो सबसे मेन कारण जो माना जाता है वो सीमा विवाद भी माना जाता है। सीमा विवाद के कारण भी कई बार इन दोनों देशों के बीच है वो आपस में झड़प होती रहती है। अगला लिख रखा है व्यापार असंतुलन। व्यापार असंतुलन में यह है कि भारत में जो सामान आ रहा है वो चाइना से आ ही रहा है, मतलब अपन जो व्यापार है वो आयात ज्यादा से ज्यादा कर रहे हैं चाइना से। अपना जो माल है वो चाइना में ज्यादा नहीं बेच पा रहे, निर्यात नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे, क्योंकि चाइना का माल सस्ता होता है, आसानी से भारत में आ भी जाता है। तो व्यापार असंतुलन के तहत भारत और चाइना का जो व्यापार असंतुलन है उसमें भारत है वो 90 अरब डॉलर के व्यापार घाटे में चल रहा है। एक बार थोड़ा पानी पी लेता हूं। कितने कितने घाटे में चल रहा है, 90 अरब डॉलर के है वो व्यापार घाटे में चल रहा है। तो ये भी भारत के लिए एक चिंता का विषय है कि कोरा सामान आ ही आ रहा है, अपन अपना सामान है वो नहीं बेच पा रहे। दूसरा लिखा है कि चीन के नेतृत्व वाला त्रिपक्षीय गुट। त्रिपक्षीय गुट का मतलब ये है कि चाइना क्या कर रहा है कि अपने जो भारत के पड़ोसी देश है उनके साथ है वो उनको पैसे दे रहा है कि भाई आप अपने यहाँ पर है वो अच्छी अच्छी सुविधाएं बनाओ, या जो चाइना के काम की जो चीजें है वो चाइना वह बना रहा है। जैसे चाइना ने क्या किया, चाइना ने एक तो बांग्लादेश के साथ और पाकिस्तान, चाइना बांग्लादेश और पाकिस्तान, एक चाइना पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ये 3-3 के गुट बना रहा है और वहां पर उनको पैसे फंड के रूप में पहुंचा रहा है, डोनेट कर रहा है, वहां सड़कें बना रहा है, ताकि चाइना का ऐसा मानना है कि भाई अगर भारत को चारों तरफ से घेर लिया जाएगा तो इन फ्यूचर कभी आक्रमण होता है तो सारे पड़ोसी देश है वो मेरे साथ होंगे। अगला लिख रखा है कि चीन की आक्रामकता नीति। चीन ने एक पॉलिसी अपनाई है जिसका नाम है स्ट्रिंग ऑफ पल्स।
उसे कहा जाता है स्ट्रिंग ऑफ पल्स। स्ट्रिंग ऑफ पल्स के तहत क्या करता है कि भारत के आसपास के वो पड़ोसी देश जो टापू नुमा है, पानी वाले देश है, जैसे श्रीलंका है, मालदीव है, तो वहां क्या कर रहा है कि चाइना है वो उन टापुओं में छोटे छोटे बंदरगाह बना रहा है, ताकि वही मेन स्ट्रिंग ऑफ पल्स के तहत के कभी भाई भारत पर आक्रमण हो तो उन बंदरगाहों से भी है वो भारत पर आक्रमण किया जा सके। यही है। अगला जल शक्ति वाला, जल शक्ति के रूप में भी वही है कि भाई जो दक्षिण एशिया वाले जो देश है वहाँ टापू बना रहा है, बंदरगाह बना रहा है, ताकि भारत पर कभी इन फ्यूचर कभी आक्रमण हो तो उनको है वो अपने नियंत्रण में लिया जा सके। अगला लिख रखा है कि भारत और चीन के बीच विशेष प्रतिनिधि की 24वें दौर की वार्ता से नवीनतम जुड़ाव, या जैसे मोदी जी अभी गए वहां, तो वहां जाकर के अपने इतनी दिक्कतें भी है, तो क्या कुछ नई चीजें संभव हो सकती है, तो उसको लेकर के कुछ पॉइंट लिख रखे हैं कि सीमा प्रबंधन पर सहमति। चाइना ने कहा कि भाई हाँ, अक्षय चीन वाला मामला हो कि LAC का हो कि भले डोकलाम विवाद हो कि गलवान घाटी वाला मामला हो गए, तो अपन उन सब चीजों को है वो सुधारेंगे, सही करेंगे। एक चाइना और भारत के बीच डोकलाम घाटी का लेकर के बहुत बड़ा डोकलाम विवाद चलता है, एक गलवान घाटी का विवाद चलता है। अब डोकलामा क्या है? डोकलामा एक जगह है जो भारत, भूटान और चाइना के बीच बनी हुई है। अब ये जो डोकलामा वाली जो जगह है, ये भूटान दावा करता है कि हमारा ही है, और इस डोकलाम वाली जगह पर ये एक पठारी भाग है, पठार वाला भाग है। तो चाइना क्या कर रहा है कि उस डोकलाम वाली जगह पर सड़क बनाने लग गया, रोड बना रहा है कि भाई कभी भारत पर आक्रमण होगा तो अपन डोकलाम तक अपने सड़क होगी, तो अपनी आर्मी वहां तक आराम से पहुंच जाएगी और अपन इंडिया वालों पर है वो आक्रमण कर लेंगे। तो भारत वालों, इंडिया वालों ने कहा कि भाई आप यहाँ तक सड़क क्यों बना रहे हो, ये तो आपकी जगह ही नहीं है, क्या काम है आपके यहाँ तक सड़क का। लेकिन फिर भी चाइना वहां तक सड़क बना रहा था, तो एक डोकलाम वाला विवाद भी चल रहा था। एक गलवान घाटी वाला विवाद है। गलवान घाटी है वो अपने लद्दाख में स्थित है भारत के, तो जो चाइना की जो आर्मी है वो गलवान घाटी तक आ गई थी, तो भारत और चाइना वालों के बीच वो झड़प हुई सैनिकों के बीच, वहां से उनको वापस पीछे खदेड़ा गया। तो ऐसे भारत और चाइना के बीच चीजें चलती रहती है, तो चाइना ने कहा कि अपन सारी चीजों को सही करेंगे। अगला लिख रखा है कि आर्थिक और व्यापारिक संबंधों को मजबूत करेंगे, कि भाई जो व्यापार वगैरह हो रहे हैं प्रयास करेंगे कि भाई आपको ज्यादा घाटा नहीं हो, मामला दोनों का बराबरी में चले। अगला लिख रखा है कि 75 वर्ष अपने संबंध हो गए हैं, अपन जो डील कर रहे हैं उसके 75 वर्ष संबंध हो गए हैं, तो अपन प्रयास करेंगे कि इन फ्यूचर सब बढ़िया। और अन्य सहभागिता महत्व पर भी चाइना ने कहा कि भाई हम हर तरह से जैसा भी संभव होगा आपके लिए प्रयास करेंगे। और जैसा कि मोदी जी ने कहा है, वो जो 3 बातें, अवसर, सुरक्षा और कनेक्टिविटी वाली बातों पर हम गौर करेंगे और फ्यूचर में ध्यान देंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं अगली क्लास में।